हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन यूनिट को डिस्कस करेंगे और इसके पिछले वीडियोज में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी तो एक बार उसको रीकैप कर लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि हम जो भी खाते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो, फैटी एसिड हो या फिर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि एट दी लास्ट हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो हम जो है डाइजेशन चैप्टर में क्या डिस्कस किए थे कि हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं और उसको किस तरह से पचाते हैं, किस तरह से उसका डाइजेशन होता है। और रेस्पिरेशन में हमको ये देखना है कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन होकर किस तरह से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर देखा था कि जो रेस्पिरेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होता है हैबिटेट एंड एक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट में क्या है, यानी कौन सा एनिमल या कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है, वो पानी में है या फिर धरती पर है यानी ज़मीन पर है। तो अगर पानी में है जैसे कि फिश, उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। टेरेस्ट्रियल की बात करें जैसे कि ह्यूमन, इनमें लंग्स के थ्रू होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि सेलर हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया और ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब अगर बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग की, तो इसमें जो है, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं, तो इसमें जो है स्किन के थ्रू या फिर स्किन, बकल कैविटी, लंग्स, इनके थ्रू जो है रेस्पिरेशन होता है। फिर यहाँ पे देखो जो वर्टिब्रेट होते हैं, इसमें फिश हो गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, ये सारी चीज़ें हो गई। तो फिश में गिल्स के थ्रू, बाकी एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में लंग्स के थ्रू। फिर हमने देखा था इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। पोरीफेरा, सेलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिस में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। अर्थवॉर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रेशर के बारे में और हमने आपको बताया था, आपको ये परसेंटेज याद होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस कितने परसेंट में है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और इसके अलावा कुछ गैसेस होती हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि पार्शियल प्रेशर कितना होता है। तो टोटल जो 100% में पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। तो इसमें से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की बात करें तो 590 mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 159 mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे 0.3 mm ऑफ Hg। ये सारी चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजन का याद हो ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 दोनों ही याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इनका यूज होगा आगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो गैसेस मूव करती हैं वो मूव करती हैं हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये आपको क्यों याद होना चाहिए? अगर ये आपको याद होगा तो आप जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, ये कि मतलब एक इक्वेशन आपने हमेशा पढ़ा होगा, PV = nRT। तो जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, nRT कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो PV है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा और जहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हमने देखा था जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, उनका वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। इससे क्या होता है, जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर हैं वो हमारे अंदर जाते हैं बॉडी के, यानी इंस्पायरेशन होता है। तो हमने ये देखा था अगर इंस्पायरेशन करना है तो क्या करना होगा, अंदर का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना होगा और प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमने क्या देखा, जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है, मतलब जब हायर टू लोअर चलता है, यानी हमारे बॉडी में कम होना चाहिए पार्शियल प्रेशर और बाहर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, ताकि जो बाहर हवा है वो हमारे बॉडी में जा सके। तो इस वजह से हमको क्या करना है, अंदर में वॉल्यूम बढ़ाना है और प्रेशर को घटाना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है और प्रेशर को घटाना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे या तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करके या फिर एक्सपेंशन ऑफ रिब केज। जब डायफ्राम जो है कंट्रैक्ट होगा तब भी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। या फिर जो रिब केज था
वो क्या हो जाए, एक्सपेंड कर जाए। जब वो जब उसमें एक्सपेंशन होगा तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस की थी और ये भी देखा था डिक्रीज इन प्रेशर इंड्यूस इंस्पायरेशन। उसके बाद क्या डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया था थोरेसिस केज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 7 पेयर रिब्स जो होती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्यों बोलते हैं ये भी बताया था। जो 3 पेयर रिब्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, इसका भी रीजन बताया था। और जो यहाँ पे 2 पेयर रिब्स होते हैं लास्ट में, वो होते हैं वर्टिब्रल रिब्स या फिर इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और जो ये रिब केज होते हैं इनके बीच में मसल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। फिर यहाँ पे क्या देखा, जो गैसेस एक्सचेंज होता है फिश में और मोलस्क में वो होता है गिल्स के थ्रू, और ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर लंग्स के थ्रू होता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और अगर स्किन के थ्रू होता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं अगर वो जो है क्या कर रहे हैं, रिब को एक्सटर्नली मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, यानी रिब्स को बाहर की तरफ मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यानी इसी को हम कह सकते हैं इंस्पायरेटरी मसल। इंस्पायरेटरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है इंस्पायरेशन में हेल्प कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये सब अभी हम और भी आज जो है डिस्कस करेंगे। फिर हमने क्या देखा था, ऐसे मसल्स जो कि रिब को इनवर्ड यानी अंदर के साइड में इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो होते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और ये हेल्प करते हैं एक्सपायरेशन में, इस वजह से इनको कह सकते हैं हम एक्सपायरेटरी मसल्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने ये देखा था मूवमेंट ऑफ स्टर्नम में कौन सा मसल्स हेल्प करता है, उसका नाम होता है स्टर्नोक्लीडोइड मसल। क्या होता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन। अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जैसे हमने डाइजेशन जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले क्या देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी यहाँ पे हम सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस तरह से जो है डिस्कस करते हैं। और हर एक चैप्टर में एक चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक पूछा जाता है कि फूड जो जाता है हमारे गट में उसका सीक्वेंस क्या होता है। जैसे माउथ के बाद इसोफेगस से फिर स्टमक, ड्यूडेनम से होते हुए फिर जो है वो मतलब ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से मूवमेंट होता है, यानी उसका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो ठीक उसी तरह से रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, यानी रेस्पिरेशन में आपसे पूछा जा सकता है जो एयर मूव करता है उसका क्या सीक्वेंस होता है। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं ये आपको तब समझ आएंगे जब आपको इनका सिस्टम समझ आएगा। अगर ये सिस्टम आपको समझ आ जाएगा तो कभी भी सीक्वेंस रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हमने जो है डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में भी क्या पूछा जाता है, सीमेन का सीक्वेंस पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ से कैसे मूव करता है, वो मैंने आपको जो है रिप्रोडक्शन में बताया था। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सीक्वेंस होते हैं वो आपको कभी नहीं रटने पड़ेंगे अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आए। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं इसको जो है डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप फील भी कर सकते हो ये चीज़। सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं कहाँ जाता है, हमारे नॉस्ट्रिल में। कहाँ पे, नॉस्ट्रिल में। सबसे पहले जो एयर है वो जाता है नॉस्ट्रिल में। अभी एयर का मूवमेंट तो पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले क्या है, नॉस्ट्रिल है, और नॉस्ट्रिल से अंदर जब हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला रीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। और उसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट क्या होता है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के ऊपर क्या होता है, नेजोफेरिंग्स। और यहाँ पे ये जो है जो हमारे बकल कैविटी में है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। तो नॉस्ट्रिल के बाद क्या है यहाँ पे हमारा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के ऊपर नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे ओरोफेरिंग्स। यहाँ पे अभी तक हमने 4 चीज़ें डिस्कस करी, नॉस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के ऊपर नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे ओरोफेरिंग्स। उसके बाद देखो जो फेरिंग्स होता है इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, ये जो है ये कॉमन चैम्बर होता है एयर के लिए और फूड के लिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो आपको ये दिख रहा है चैम्बर टाइप में,
ये क्या है, ये कॉमन है, चाहे वो हम मतलब माउथ के थ्रू कुछ खाएं या फिर नाक के थ्रू सांस लें, चाहे हम सांस ले रहे हैं या माउथ के थ्रू कुछ खा रहे हैं, तो यहाँ से हवा आ रहा है और यहाँ से फूड आ रहा है, दोनों चीज़ें आके कहाँ पे मिल रही। एक बार इसको क्लीन करके दोबारा से देखते हैं। हमने आपको क्या बताया, यहाँ से जो है हमारा एयर आ रहा है और यहाँ से हमारा फूड आ रहा है। तो ओरल मीन्स क्या होता है, माउथ। तो जो हमारे बक्कल कैविटी में है वो है ओरोफेरिंग्स और जो हमारे नेजल कैविटी में है वो है नेजोफेरिंग्स। तो नॉस्ट्रिल के थ्रू जब हमने एयर लिया वो भी कहाँ पहुँचा, फेरिंग्स में। जब माउथ के थ्रू खाना खाया वो भी कहाँ पे पहुँचा, फेरिंग्स में। यानी जो फूड ले रहे हैं, जो एयर ले रहे हैं, दोनों के लिए कॉमन चैम्बर क्या बना, फेरिंग्स। क्या बना, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अब क्या होता है, यहाँ पे आपको दो पाइप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक होता है यहाँ पे एयर पाइप, एक होता है फूड पाइप। एक होता है एयर पाइप, एक होता है फूड पाइप। यानी फेरिंग्स में दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जैसे कि फूड और एयर दोनों ही एक साथ फेरिंग्स में मिलती हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, जैसे ही वो यहाँ से आगे बढ़ेंगी, अब इनका रास्ता अलग हो जाएगा। जो एयर है वो एयर पाइप में, जो फूड है वो फूड पाइप में। एयर पाइप में और जो फूड है वो फूड पाइप में चली जाएंगी। और इस वजह से आपसे कभी कभी बोला जाता है कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब इनका ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ये दोनों चीज़ें ही यहाँ से जाती हैं। तो जब फूड जाता है, आप सोचो जब आप खाना खाओ उसके साथ सांस दोनों एक साथ मतलब एक पाइप में ना चली जाए। जैसे फूड क्या होता है, जब हम खाना खाते समय बोलते हैं तो फूड जो है वो एयर पाइप में आ जाता है, जो फूड है वो एयर पाइप में आ जाता है। तो जो हमारी एयर है और फूड है वो जो है अपने अपने रास्ते में जाए। यानी जो फूड है वो फूड पाइप में जाए, जो एयर है वो एयर पाइप में जाए। इसके लिए क्या होता है, जो एयर पाइप होता है उस पर क्या लगा होता है, एक इपीग्लॉटिस। क्या लगा होता है, ग्लॉटिस। तो जो एयर पाइप है इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। जो इसकी ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और जो ग्लॉटिस का ढक्कन होता है उसको क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। तो देखो जो इपी मीन्स क्या होता है, इपी जो वर्ड होता है, इपी मीन्स होता है अपान। इपी मीन्स अपॉन, यानी किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। यानी ग्लॉटिस के ऊपर क्या है, इपीग्लॉटिस। तो इपी वर्ड हमेशा याद रखना, कहीं भी आ जाए। इपी मीन्स क्या होता है, अपान, यानी किसी के ऊपर। और पेरी मीन्स क्या होता है, अराउंड, यानी किसी के अराउंड। जैसे अगर मान लो इसके जैसे हम देखते हैं मान लो हमारा कोई भी ऑर्गन है, उसके अराउंड अगर कोई लेयर होती है तो उसको हम बोलते हैं पेरी, मतलब पेरी वर्ड उसके लिए यूज होता है। और हाइपो वर्ड जो होता है वो यूज होता है किसी चीज़ के बिलो, यानी अगर कोई चीज़ जो है किसी चीज़ के नीचे प्रेजेंट है तो उसके लिए यूज करते हैं हाइपो। जैसे हम देखते हैं कि हाइपोगाइनस यानी ओवरी के बारे में, इपीगाइनस, पेरीगाइनस, इस तरह से जो है ये टर्म साइंस में कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं। तो ग्लॉटिस के ऊपर, ग्लॉटिस के अपान जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। या फिर हम कह सकते हैं जो ग्लॉटिस का ढक्कन है वो क्या है, इपीग्लॉटिस। जैसे आप जो है इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, ये क्या है, एक बॉटल, अजीब सा बॉटल बना है पर कोई नहीं। और इस पर हमने क्या लगा दिया, हमने इस पर लगा दिया एक ढक्कन। क्या लगा दिया, इस बोतल पे एक ढक्कन लगा दिया। तो अब ये जो हमारी बोतल है ये क्या होगी, हम बोतल को बोलेंगे ग्लॉटिस। जो ये ढक्कन जो है, ढक्कन को बोलेंगे इपीग्लॉटिस। और जब हम इपीग्लॉटिस को हटा देंगे, ओहो, जब हम जो है इपीग्लॉटिस को हटा देंगे तो ये जो ओपनिंग हुई, ये जो ओपनिंग दिख रही है इसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस। तो लैरिंग्स की जो ओपनिंग है वो है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस को कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर है यानी उसका जो ढक्कन है वो है इपीग्लॉटिस। तो अब ये जो है आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले क्या है, नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होता है, जो भी हम सांस लेते हैं वो नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे नाक में अंदर जाता है। उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है, नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स से होते हुए फेरिंग्स में। और जो हम फूड लेते हैं वो सबसे पहले जाता है हमारे बक्कल कैविटी में। और यहाँ पे क्या होता है, ओरोफेरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं हम, ओरोफेरिंग्स। तो यहाँ पे जो हमने सांस लिया, जो एयर गया हमारे
नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर, या फिर जो हमने फूड खाया वो जब अंदर गया, तो दोनों एक जगह पे कहाँ पे मिलते हैं, फेरिंग्स में। यानी जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन चैम्बर होता है फूड और एयर के लिए। फिर देखो यहाँ पे जो फेरिंग्स है वहाँ से दो ओपनिंग हो जाती हैं, एक होता है हमारा फूड पाइप, एक होता है एयर पाइप। जो एयर पाइप होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, और जो फूड पाइप होता है उसको हम इसोफेगस बोल देते हैं। फिर यहाँ पे देखो जो लैरिंग्स होती है उसका जो ढक्कन होता है, सॉरी ढक्कन नहीं, जो उसकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, और उस ओपनिंग को कवर करने वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। तो ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो, तो ये हमने देखा, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, अब ये और जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे ये था हमारा फूड, क्या था, फूड को हमने फूड को हमने अपने बक्कल कैविटी में लिया, तो ये फूड यहाँ पे आया, ये फूड यहाँ पे पहुँचा। तो अब इस फूड को कहाँ पे जाना है, फूड पाइप में। तो ये जो इपीग्लॉटिस है, देखो यहाँ पे ये खुला हुआ था, तो यहाँ पे ये क्या किया, इस ओपनिंग को ढक लिया, यानी जो लैरिंग्स है उसको क्या किया, ढक लिया। तो ये फूड जो है हमारे कहाँ पे चला जाएगा, फूड पाइप में, या फिर इसी को बोलते हैं इसोफेगस में। कहाँ पे, फूड पाइप में या फिर इसोफेगस में। तो हम क्या कह सकते हैं, इपीग्लॉटिस क्लोज ग्लॉटिस एट द टाइम ऑफ swallowing। इपीग्लॉटिस क्लोजेज ग्लॉटिस एट द टाइम ऑफ swallowing, यानी जब हम फूड को निगलते हैं उस समय पे जो इपीग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को क्लोज कर लेता है, ताकि जो हमारा फूड है वो इजीली फूड पाइप में चला जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बताई हैं कि जब भी हम किसी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट जो है चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था रीजनिंग का क्वेश्चन कोई सॉल्व करो तो हम इस तरह से यहाँ पे राइट और लेफ्ट लेते हैं, लेकिन कभी भी अगर साइंस में ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमेशा लेफ्ट को इधर, राइट को इधर लेते हैं, यानी रियल वाला लेफ्ट राइट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया। अब देखते हैं इससे आगे, जो फूड पाइप था उसके बारे में तो डाइजेशन में सब कुछ डिस्कस हो गया। अब हमको देखना है एयर पाइप के बारे में। तो देखो ये था हमारा ट्रैकिया, क्या था, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस का जो ढक्कन है उसको क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। तो अब देखो ये जो ट्रैकिया होता है यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा क्या दिख रहा है, कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सी शेप कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, सी शेप कार्टिलेज। इसको आगे अभी हम देखेंगे। तो ये है हमारा ट्रैकिया, ये है हमारा ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया होता है ये डिवाइड हो जाता है आगे चलकर, किसमें डिवाइड होता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ट्रैकिया है वो किस जगह पे डिवाइड होता है, किस जगह पे डिवाइड होता है। तो याद रखना T5 लेवल, कहाँ पे, T5 लेवल पे ये क्या होता है, डिवाइड होता है। कहाँ पे डिवाइड होता है, T5 पे। T5 के अलावा T6, T3 सब कुछ गलत माना जाएगा। कहाँ पे डिवाइड होता है, एग्जैक्ट याद रखना, T5 लेवल पे। तो हमने क्या देखा, जो ट्रैकिया है वो आगे चलकर T5 लेवल पे क्या होता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। फिर आगे देखो क्या होता है, जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा क्या है, ज़्यादा स्ट्रेट है, क्या है, स्ट्रेट है, सीधा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ा होता है। तो याद रखना राइट प्राइमरी ब्रोंकस मोर स्ट्रेट एंड वाइड, स्ट्रक्चर को बनाने में उतना नहीं दिखा मिला, यानी ये जो होता है थोड़ा वाइड होता है, क्या होता है, स्ट्रेट होता है और वाइड होता है। यानी कभी भी जब फूड बाई चांस यहाँ से आया तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। इतना डिटेल वैसे भी नहीं पूछेंगे, पर आपको याद रखना है राइट प्राइमरी ब्रोंकस मोर स्ट्रेट एंड वाइड होता है। अब देखो जो ट्रैकिया होता है उसपे क्या होता है, सी शेप रिंग्स होते हैं, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ऐसा क्यों होता है, ट्रैकिया हैज सी शेप्ड रिंग, ट्रैकिया हैज सी शेप रिंग्स। अभी मैंने आपको दिखाया ये जो स्ट्रक्चर है ये, ओहो
ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सी शेप का, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रैकिया है उस पर सी शेप रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? सी शेप रिंग होते हैं। अब ये रिंग जो है ट्रैकिया पे ही क्यों होते हैं? ये जो रिंग होते हैं सी शेप के वो ट्रैकिया पे क्यों होते हैं ये हमको देखना है। तो देखो, जो सी शेप रिंग होते हैं जो हमारे ट्रैकिया पे प्रेजेंट होते हैं, इनका रीजन ये होता है टू प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर। यानी जब जो एयर है वो ट्रैकिया के थ्रू अंदर में जाता है, इंटर करता है बॉडी में, तो हमारा जो ट्रैकिया है कहीं वो कोलैप्स ना कर जाए। क्या ना कर जाए? कोलैप्स ना कर जाए। यानी कोलैप्स करना मीन्स क्या होता है, कहीं वो, जैसे देखो इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो बलून है, जब तक उसमें एयर फिल रहता है वो फूला हुआ रहता है, उसके मेम्ब्रेन आपस में नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही हवा निकलती है वो इस तरह से पिचक जाते हैं। यानी ये क्या हो गए? कोलैप्स हो गए। कोलैप्स होना मतलब एक में मिल जाना, एक में मिल जाना। तो हमारा ट्रैकिया आपस में कोलैप्स ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पे क्या होते हैं? सी शेप रिंग होते हैं। तो ये जो है यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकते हैं कि ट्रैकिया पे सी शेप रिंग क्यों होते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे टू प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर। अब यहाँ पे देखो, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकस एट T5 लेवल। T5 जो T है, T मीन्स क्या होता है? थोरैसिस। क्या होता है? थोरैसिस। तो हम कह सकते हैं ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकस एट थोरैसिस वर्टिब्री नंबर 5। क्या बोलेंगे? थोरैसिस वर्टिब्री नंबर 5, थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 5। तो इस तरह से वो जो है इस नाम से भी दे सकते हैं या फिर सिंपल सा T5 लेवल भी लिखकर दे सकते हैं। तो अभी मैंने आपको वर्टिब्रल बताया भी था कि वहाँ पे मतलब 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। यानी T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह से अभी हमने देखा भी था, जब जो है मैंने आपको रिब्स बताया था कि किस तरह से वो अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। तो वहाँ पे देखा था ना। तो जो T5 लेवल होता है वहीं से ट्रैकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकस में। अब देखो, एनी इनहेल्ड पार्टिकल यानी एनी इनहेल्ड फॉरेन पार्टिकल गोज इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ें जो हम इनहेल करते हैं सबसे पहले वो राइट प्राइमरी ब्रोंकस में जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज इट इज मोर स्ट्रेट एंड वाइडर, क्योंकि ये तो ज़्यादा सीधा है और चौड़ा है यानी वाइड है। तो ये आपको यहाँ से 3 असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ट्रैकिया पे सी शेप रिंग क्यों होते हैं, ताकि हमारी ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना करे। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि मतलब फॉरेन पार्टिकल जो भी जाता है वो सबसे पहले राइट प्राइमरी ब्रोंकस में ही क्यों जाता है, क्योंकि जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो ज़्यादा स्ट्रेट और वाइडर होता है। या एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो ट्रैकिया है वो कहाँ पे डिवाइड करता है। तो याद रखना T5 लेवल यानी थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 5 पे। अब आगे देखो, तो देखो अब यहाँ से हम देखते हैं अपना लंग्स। तो सबसे पहले राइट लेफ्ट में कभी कंफ्यूज मत होना, ये होगा हमारा लेफ्ट साइड, ये होगा राइट साइड। तो अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो लेफ्ट लंग होता है यहाँ पे 2 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे एक फिशर होता है जिसके थ्रू ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। यानी लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब। और जो राइट लंग्स होता है यहाँ पे क्या होते हैं? 2 फिशर होते हैं। यानी ये 1 2 3, यहाँ पे 3 लोब हो गए। तो हम कह सकते हैं राइट लंग्स हैज 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब्स। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये था हमारा T5 लेवल, जहाँ से ये जो ट्रैकिया था वो डिवाइड हो गया प्राइमरी ब्रोंकस में। कहाँ पे? राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अब क्या होता है, जो ये प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं ये आगे चलकर और डिवाइड होते हैं। तो जब ये प्राइमरी ब्रोंकस आगे डिवाइड होते हैं तब हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। सॉरी, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकस। यानी सबसे पहले क्या है? हमारा ट्रैकिया है, फिर क्या है? जो ट्रैकिया डिवाइड किया T5 लेवल पे, तो हम बोल रहे हैं इसको प्राइमरी ब्रोंकस। और जब प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड किया तब हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी ब्रोंकस। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, देन सेकेंडरी ब्रोंकस। अब देखो सॉरी, सबसे पहले क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया T5 पे डिवाइड करके
प्राइमरी ब्रोंकस बनाया, यानी लेफ्ट साइड में लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट साइड में राइट प्राइमरी ब्रोंकस। और जब प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड किया तो क्या बनाया, सेकेंडरी ब्रोंकस। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है, जो लेफ्ट लंग्स होता है यहाँ पे 2 लोब होते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये केवल 2 ही पार्ट में इस तरह से डिवाइड हुआ है। लेकिन जो राइट लंग्स होते हैं यहाँ पे 3 लोब होते हैं, इस वजह से ये देखो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से भी देखो असर्जन रीजन क्वेश्चन कैसे बन सकता है, राइट लंग्स हैज 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। राइट लंग्स हैज 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। इसका रीजन क्या है, बिकॉज राइट लंग्स हैज 3 लोब्स। लेफ्ट लंग्स हैज 2 सेकेंडरी ब्रोंकस बिकॉज इट हैज 2 लोब्स। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको क्या समझना था कि जो हमारा राइट और लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं और यहाँ पे एक फिशर होता है। फिशर मीन्स क्या होता है, एक डिवीजन, यानी एक कोई ऐसा बीच में पार्टीशन। तो यहाँ पे 2 लोब्स बन गए और दो फिशर होता है, यानी यहाँ पे 3 लोब बन गए। तो राइट लंग्स में 3 लोब, लेफ्ट लंग में 2 लोब, और इस लोब की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकस भी उसी तरह से होता है। 2 लोब हैं तो 2 सेकेंडरी ब्रोंकस, 3 लोब्स हैं तो 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। तो अभी तक आपको क्या समझा, ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड किया, प्राइमरी ब्रोंकस बनाया, और जब प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड किया तो सेकेंडरी ब्रोंकस बनाया। तो अब ये देखो आगे देखो, मतलब हम एक एक चीज स्टेप वाइज करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा, ट्रैकिया। क्या था, ट्रैकिया। ट्रैकिया कहाँ पे डिवाइड किया, T5 लेवल पे। तो इसने क्या बनाया, प्राइमरी ब्रोंकस। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है हमारा प्राइमरी ब्रोंकस। और जब प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड किया, ये है हमारा सेकेंडरी ब्रोंकस। तो लेफ्ट साइड में 2 सेकेंडरी ब्रोंकस और राइट साइड में 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी ब्रोंकस, ये हो गया हमारा प्राइमरी ब्रोंकस, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्रोंकस। अब क्या हुआ, अब ये सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो फर्दर डिवाइड करते हैं। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है ये भी डिवाइड करते हैं इस तरह से। तो जब सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड करते हैं तो क्या बनाते हैं, टर्सरी ब्रोंकस। तो सिंपल है, बस आपको समझते जाना है। सबसे पहले क्या है हमारा, ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड किया T5 लेवल पे, क्या बनाया, प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड किया, क्या बनाया, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड किया, क्या बनाया, टर्सरी ब्रोंकस। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्रोंकस, ब्रोंकस ये वर्ड आ रहा है ब्रोंकस, एक होता है ब्रोंकाई। क्या होता है, ब्रोंकस और ब्रोंकाई। तो आप जो है यहाँ पे आपसे बोल सकते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकस में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। तो जो ब्रोंकस होता है ये सिंगुलर टर्म होता है, जो ब्रोंकाई होता है वो प्लूरल टर्म होता है। यानी अगर हम किसी सिंगल की बात करेंगे तो ब्रोंकस टर्म यूज कर लेंगे, अगर बहुत सारे की बात करेंगे तो ब्रोंकाई टर्म यूज कर लेंगे। तो इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होना। तो अभी तक आपको ये डिवीजन समझ में आया होगा, ट्रैकिया है, फिर प्राइमरी ब्रोंकस है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस है, फिर टर्सरी ब्रोंकस है। अब आगे देखते हैं। अब देखो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, तो आपको पता होगा, जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ये, उसके बाद मैंने आपको ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ये, तो 2 बार में डिस्कस किया। इस हिसाब से याद रख लेना। एक होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर मीन्स ऊपर, लोअर मीन्स नीचे। तो सबसे पहले हमारे ऊपर, मतलब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, सबसे ऊपर क्या आता है, नॉस्ट्रिल आता है। नॉस्ट्रिल के बाद जो है ये लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब यहाँ पे देखो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे जो नॉस्ट्रिल होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। आप जो है शीशे में देख भी सकते हैं आप अपने नॉस्ट्रिल के अंदर, तो आपको छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे। तो अब देखो ये जो हेयर्स होते हैं इनका काम क्या होता है। अभी तक हमने ये देखा, मतलब नॉस्ट्रिल है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनका फंक्शन धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। तो जो नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर्स का काम क्या होता है, फिल्टर डस्ट पार्टिकल। ये जो है डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। जैसे धूल मिट्टी कुछ चला गया, आप देखो जैसे धूल मिट्टी कुछ बहुत ज़्यादा जाता है तो छींक आ जाती है हमें, तो मतलब सॉरी यार, क्या है, जो नॉस्ट्रिल के हेयर होते हैं ये मतलब कोई भी तरह का धूल मिट्टी कुछ जाएगा हमारे अंदर में, तो सबसे पहले ये उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। फिर जो एयर हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर गई, यहाँ पे आती है, कहाँ पे आती है,
नेजोफेरिंक्स वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या इस तरह से क्या होते हैं, टर्बिनेल्स या फिर इसी को बोलते हैं कॉन्की। क्या बोलते हैं, कॉन्की या फिर कौंची बोल सकते हो, कॉन्की या फिर कौंचा, जो भी मन हो बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, टर्बिनेल या फिर कौंची। क्या होता है, टर्बिनेल या फिर कौंची। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, बोनी प्रोजेक्शन। ये क्या होते हैं, बोनी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है, कुछ इस तरह से फिंगर नुमा स्ट्रक्चर। क्या होता है, इस तरह से, मतलब एक उभार टाइप में कह सकते, मतलब उभार और घुमाव, यानी इस तरह से क्या कह सकते हैं, एक क्या होता है, प्रोजेक्शन। और कैसा प्रोजेक्शन होता है, बोनी प्रोजेक्शन। कैसा, बोनी प्रोजेक्शन होता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, यानी जो नोस्ट्रिल के हेयर थे इनका फंक्शन क्या था, पार्टिकल को फिल्टर करना, यानी डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करना। जो टर्बिनेल होते हैं या कॉन्की होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो है बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, इनका फंक्शन होता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। जैसे जो बाहर की हवा होती है वो ठंडी होती है, लेकिन उसको जो है हमारे बॉडी के तापमान के इक्वल लेके आना होता है। क्या करना होता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके इक्वल लाना होता है, यानी। और इस फंक्शन को करता कौन है, टर्बिनेल या फिर कॉन्की। ये क्या करता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। तो हम कह सकते हैं इंड्यूज टर्बुलेंस इन इंस्पायर्ड एयर। क्या करते हैं, ये जो है हमारे जो एयर हमारे नेजोफेरिंक्स में आया उसमें टर्बुलेंस इंड्यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एयर है विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर, इससे जो एयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप देखो, आप अपने हाथ को ही ऐसे, आवाज जा रही होगी आपको, ऐसे आप जब अपने हाथ को रगड़ते हो तो क्या होता है, गरम गरम सा महसूस होता है, यानी वहां भी क्या हो रहा, ऐसे करने पे टर्बुलेंस जनरेट हो रहा है। तो ये जो कॉन्की होते हैं, ये जो बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, ये इंस्पायर्ड एयर में क्या करते हैं, टर्बुलेंस इंड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो क्या याद रखेंगे, नोस्ट्रिल के हेयर का फंक्शन क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करना, और टर्बिनेल या फिर कॉन्की का फंक्शन क्या होता है, ये जो है एक तरह के बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, इनका काम होता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। आपको बस इतना जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में याद होना या फिर समझ आना जरूरी है। अब ये देखो, जो लैरिंग्स होता है इसी को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर अब बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रैकिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होता है ट्रैकिया से। और मैंने आपको अपर और लोअर दोनों दो जगह पे अलग अलग पढ़ाया भी है, तो आपको ये आसानी से जो है याद रहेगा हमेशा के लिए कि जो हमने पहले स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वो था हमारा अपर रेस्पिरेटरी, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा लोअर रेस्पिरेटरी। तो इस तरह से हमने एक में मिक्स नहीं किया है, तो ये जो है हमें याद रखने में क्या होगा, आसानी होगा। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या आया, ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड किया प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड किया सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर क्या हो गया, टर्सरी ब्रोंकस। उसके बाद जब यहाँ पे इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, कुछ भी नहीं समझाने की ज़रूरत है। अब आपको ये देखना है कि जो टर्सरी ब्रोंकस होता है वो फर्दर डिवाइड करता है। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि ये जो है क्वार्टरनरी ब्रोंकस बनाते सॉरी, ये जो इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस है, मतलब ये खांसी की वजह से, दरअसल मेरे लंग्स में थोड़ा सा जो है वो इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से ये जो खांसी है ये ठीक नहीं हो रही है। अभी मैंने मेडिसिन तो लिया था पर अभी ये जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और आराम भी नहीं लग रहा। तो ये जो डिस्टरबेंस होती है इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आगे जो है डिस्कस करते हैं। तो देखो हमने क्या देखा कि जो टर्सरी ब्रोंकस हैं वो, उसको आगे ये मत बोलना कि ये जो है क्वार्टरी ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं, ऐसा नहीं है। टर्सरी ब्रोंकस जब डिवाइड करते हैं तब हम उसको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। तो टर्सरी ब्रोंकस तक तो आपको सब कुछ समझ आ ही गया। आगे आपको ये समझना है कि जब टर्सरी ब्रोंकस आगे डिवाइड करते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पे इनिशियल ब्रोंकियोल्स। क्या बनता है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स होता है वो फर्दर डिवाइड करता है। इस तरह से ये फर्दर डिवाइड करते हैं
और ये जाते हैं लास्ट तक, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। देखो टर्मिनल मीन्स क्या होता है, इंड, यानी किसी चीज़ का इंड। हम बोलते हैं ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। जैसे यहाँ हमने एक जो है इस तरह से बनाया, तो हम इसको बोलेंगे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, यानी इंड पॉइंट है। तो जो टर्सरी ब्रोंकस है वो जो है इनिशियल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स जाती है कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। अब आपको ये समझना है, आपको यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो दिख रहा होगा कि जो हमारा टर्सरी ब्रोंकस है यहाँ भी सी शेप का रिंग है, जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स है यहाँ भी सी शेप का रिंग है, लेकिन इसके आगे क्या है, यहाँ से आपको इसके आगे जो डिवीजन हुआ है यहाँ पे आपको कोई सी शेप का रिंग नहीं दिख रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोला जाता है यहाँ से, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सी शेप रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। सी शेप रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। जो सी शेप रिंग होते हैं वो इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसके आगे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं, आगे यहाँ से फिर क्या आ जाता है, यहाँ से आती है हमारी एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जिसके थ्रू इस तरह से कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट। तो ये जो है हो गया हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर में आपको समझ आ ही गया किसका क्या फंक्शन है, और अपर में समझ आ गया। लोअर में क्या क्या समझना था, लोअर में हमने यहाँ तक तो समझ ही लिया कि ट्रैकिया डिवाइड किया, प्राइमरी ब्रोंकस बनाया, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड किया, सेकेंडरी ब्रोंकस बनाया, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड किया, टर्सरी ब्रोंकस बनाया, टर्सरी ब्रोंकस डिवाइड किया, इनिशियल ब्रोंकियोल्स बनाया, और यहीं तक क्या होते हैं, सी शेप रिंग होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सी शेप रिंग कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे आप, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं यहाँ पे कोई सी शेप रिंग नहीं होता, और इससे फर्दर क्या आता है हमारा एल्वियोलर डक्ट, और उसके आगे क्या होता है एट द लास्ट हमारा एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई ही है जहाँ पे लास्ट में हमारा एयर पहुँचता है, और यहाँ पे जो है वो उसका डिफ्यूजन हो जाता है अलग अलग सेल्स में। तो अभी जो है हम एल्वियोलाई को समझेंगे कि इसके आगे फिर जब यहाँ तक एयर आ जाती है फिर उसका क्या होता है। तो अब मान लो हमारा एयर जो है वो हमारे एल्वियोलाई में पहुँच चुका है, कैसे कैसे होकर पहुँचा अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे जो एयर है उसका रास्ता क्या है, तो याद रखना सबसे पहले नॉस्ट्रिल, फिर नेजोफेरिंग्स, फिर आएगा हमारा ये लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद एल्वियोलाई। तो ये हो गया पूरा रास्ता कैसे कैसे होकर हमारा एयर जो है हमारी बॉडी में इंटर करता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है कि इसका जो है जो एयर पासेज है उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस में वो यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, वो क्या बोलेंगे, टर्सरी के बाद मान लो पहले टर्मिनल दे देंगे, उसके बाद इनिशियल दे देंगे, तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या हमको पढ़ना है। तो अब जो है हमारा एयर कहाँ पे आ गया, हमारे एल्वियोलाई में। तो आपको यहाँ से और 2 पॉइंट मैं आपको देती हूँ। तो देखो हमने क्या देखा, जो हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स था वो यहाँ तक इंड हुआ। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जैसे ये है हमारी टर्मिनल ब्रोंकियोल, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या आया, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा एल्वियोलर डक्ट, और फिर आ गई हमारी एल्वियोलाई। क्या आ गई, एल्वियोलाई। सॉरी यार। तो देखो यहाँ पे एक बार आपको बताती हूँ, जैसे ये ट्रैकिया से लेकर, यानी अगर हम बात करें वहाँ से नॉस्ट्रिल से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक, सॉरी इनिशियल नहीं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, यहाँ तक। यानी चाहे हम बात करें ट्रैकिया से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आपको दे सकता है, या फिर नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। तो ये होता है हमारा कंडक्टिंग जोन। क्या होता है, कंडक्टिंग जोन। अब देखो उसके बाद जो आता है, यानी ये एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। अब आपको ये टर्म याद हुआ होगा, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन।
अब देखो इनका नाम कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन क्यों पड़ा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ऐसा कोई एक्सचेंज वगैरह तो हो नहीं रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। यहाँ से क्या हो रहा, बस एयर का मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, एयर का मूवमेंट हो रहा है, बट एयर इसके अलावा कहीं नहीं जा रही है। यानी ये जो है केवल एयर के कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, केवल एयर को लेकर जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से किसी भी तरह का कोई डिफ्यूजन वगैरह नहीं हो रहा सेल्स तक। यानी ये जो हैं क्या कर रहे हैं, केवल कंडक्शन का काम कर रहे हैं। तो आगे देखो, जैसे ये जो है अब हम पूरा दोबारा से नहीं बनाए हैं, तो आप समझ जाना ऊपर से लेकर कहाँ तक, ये जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है, हमारा कंडक्टिंग जोन होता है। और इसके बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई और सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। तो देखो आपसे यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है, जो कंडक्टिंग जोन है उसका क्या फंक्शन है, या फिर वो कहाँ से कहाँ तक होता है, और रेस्पिरेटरी जोन है इसका क्या फंक्शन होता है। तो जो जो कंडक्शन जोन होता है इसका क्या होता है, ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस विदाउट एक्सचेंज। यानी यहाँ पे इनका किसी सेल्स वगैरह से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये केवल गैसेस को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से इनका नाम है कंडक्शन जोन, यानी लेके जाने वाले, यानी ट्रांसपोर्ट कराने वाले। तो क्या हो गया, कंडक्शन जोन यानी ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस विदाउट एक्सचेंज। और रेस्पिरेटरी जोन जो होता है यहीं पे डिफ्यूजन होगा। यहाँ पे देखो आपको दिखाया भी गया है, ये जो है हमारा ब्लड वेसल्स है और ये है हमारी एल्वियोलाई। तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ से फिर एक्सचेंज होगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन। और यहाँ पे ये जो है लाइंड बाई स्क्वैमस इपीथीलियम, लाइंड बाई स्क्वैमस इपीथीलियम। यहाँ पे ये जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ये होता है हमारा स्क्वैमस इपीथीलियम। स्क्वैमस इपीथीलियम को हम पढ़ते हैं टिश्यू चैप्टर में, तो वहाँ पे जो है डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है कि जो एल्वियोलाई है और एल्वियोलर डक्ट, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन, यानी ट्रू रेस्पिरेशन तो यहीं पर होता है। इसके अलावा बाकी के पार्ट क्या कर रहे थे, केवल गैस को लाने में हेल्प कर रहे थे, उसके कंडक्शन में हेल्प कर रहे थे। इस वजह से हमने उसको बोला कंडक्शन जोन और आगे इसको हमने बोला रेस्पिरेटरी जोन। तो अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा, यहाँ तक, कहाँ तक, ये एक पेज में आ नहीं पा रहा है, ऐसे समझने की कोशिश करो थोड़ा सा कि यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से यानी नोस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ये है हमारा कंडक्शन जोन। क्या है, कंडक्शन जोन। और उसके बाद जो है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। तो अब यहीं पर समझ लेते हैं, सबसे पहले कंडक्शन जोन में क्या क्या आएगा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन हमारा ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्सरी ब्रोंकस, उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे कंडक्शन जोन में। तो याद रखना कंडक्शन जोन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फ्रॉम नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनका फंक्शन क्या होता है, जो कंडक्शन जोन है इनका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जो है एयर को फिल्टर करते हैं, उसको वार्म करते हैं, उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, ताकि उनके बीच में आपस में फ्रिक्शन ना हो इससे। तो कंडक्शन जोन का 3 काम होता है, क्या क्या होता है, फिल्टर, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई। फिल्टर, वार्म, ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्टर, वार्म, ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्टर, वार्म, ह्यूमिडिफिकेशन, ये काम होता है कंडक्शन जोन का, फिल्टर, वार्म, ह्यूमिडिफिकेशन। अब जो रेस्पिरेटरी जोन होता है, रेस्पिरेटरी जोन में 2 ही चीजें मेंशन है, एक है हमारी एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट। और यहाँ पे क्या होता है, तो क्या है, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, यहाँ पे जो है एक्सचेंज होता है गैस का ट्रू में, इस वजह से इसको रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। अब आगे देखो, क्या हो गया यार, तो अब यहाँ पे देखो ये है हमारी एल्वियोलाई। क्या है, एल्वियोलाई। तो जो एल्वियोलाई होता है यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है हमारा टाइप 1 न्यूमोसाइट। साइट मीन्स क्या होता है, सेल्स,
और यहाँ पे एक है हमारा टाइप 2 न्यूमोसाइट, एक होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट, एक होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट। तो जो टाइप 1 न्यूमोसाइट होता है इसका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज में, किसमें? गैसियस एक्सचेंज में। और जो टाइप 2 न्यूमोसाइट होता है इसका क्या फंक्शन होता है? सिक्रीट सर्फेक्टेंस। क्या होता है? सिक्रीट सर्फेक्टेंस। जो सर्फेक्टेंस होता है ये जो है मतलब जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है ये क्या सिक्रीट कर रहा है? सर्फेक्टेंस। जैसे यहाँ पे देखो ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है इसने सिक्रीट किया सर्फेक्टेंस, ये जो है पिंक कलर का। तो अब ये जो सर्फेक्टेंस रिलीज हुए तो ये करेंगे क्या? ये जो है सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे? सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देंगे ताकि जो हमारी एल्वियोलाई है वो क्या हो? वो कोलैप्स ना हो। जैसे हम देखते हैं जब कोई बलून में हम एयर फिल करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? वो बलून जो है वो फूला हुआ रहे, उसके अंदर की हवा जैसे ही निकलेगी वो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, उसका मेम्ब्रेन आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस कोलैप्स से बचाने के लिए एल्वियोलाई अगर कोलैप्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा, ऑक्सीजन हमारे सेल्स को पहुंचेगा नहीं, फिर तो ऐसे तो हम मर जाएंगे। तो क्या होता है कि ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट होते हैं ये सर्फेक्टेंस को रिलीज करते रहते हैं और ये सर्फेक्टेंस क्या करता है? सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है ताकि जो हमारा एल्वियोलाई है वो आपस में कोलैप्स ना हो। तो याद रखना जो एल्वियोलाई है यहाँ पे 2 टाइप के सेल हैं, एक है हमारा टाइप 1 न्यूमोसाइट, एक है टाइप 2 न्यूमोसाइट। एक का काम होता है गैसेस एक्सचेंज कराने में और एक का काम होता है सर्फेक्टेंस को सिक्रीट करने में ताकि एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स ना हो। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, कोई एक पार्टिकल है तो अगर ये जो है इक्वल फोर्स लगा रहा है हर जगह तो यहाँ पे क्या है? एफ नेट 0 है। क्या है? जो नेट फोर्स है वो क्या है? वो 0 है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है? नेट फोर्स यहाँ पे 0 है। अब क्या हुआ? अगर एक सेल यहाँ से हट गया, क्या हुआ? एक सेल यहाँ से हट गया तो ये आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो देखो मूवमेंट इज इंड्यूस्ड एट सरफेस, अगर जो है सरफेस में जब मूवमेंट इंड्यूज होगा दैट फोर्स एट सरफेस इज नोन एज, तो वो जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। दैट फोर्स एट सरफेस, जो फोर्स सरफेस पे लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो अब यहाँ पे क्या होता है? जैसे मान लो कोई सेल यहाँ से हटा तो उनके बीच में क्या आ जाएगा? सर्फेक्टेंस। क्या आ जाएगा? सर्फेक्टेंस। यानी ये जो है किसका बना होता है? लेसिथिन का। तो देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंस, जैसे ही यहाँ पे सर्फेक्टेंस आ जाएगा तो कोई भी सेल का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये सेल यहाँ से हटा था तो इन दोनों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो जब इनके बीच में सर्फेक्टेंस आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंस नो मूवमेंट, कोई भी सेल का मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नो फोर्स एट सरफेस, तो फोर्स पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे सरफेस टेंशन से ये क्या करेगा? उसको बचाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं अपना थोरैसिस केज। तो थोरैसिस केज को एक बार अच्छे से डिस्कस कर ही लिए हैं, अब ये आपको जो है इजीली समझ आ जाएगा। दरअसल यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ बतानी है जो कि मैंने बता भी दिया है, तो एक बार समझ लो, जो NCERT का लाइन है वो आपको समझ आएगा। तो देखो केज मीन्स क्या होता है? क्लोज चैम्बर। वैसे भी केज मीन्स होता है पिंजरा, तो पिंजरा क्या होता है? जो कि चारों तरफ से बंद हो, क्लोज हो, तो हम कह सकते हैं केज मीन्स क्या होता है? क्लोज चैम्बर। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा लंग्स होता है वो थोरैसिस केज में, यानी एक पिंजरे में जिसका नाम है थोरैसिस, उसमें क्या होता है? बंद रहता है। तो जो थोरैसिस केज है यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। एक है हमारा वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम, डॉर्सल सरफेस पे वर्टिब्री, क्या है? कहीं ये कट ना हो। तो देखो क्या है, देखो आप जो है अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करो, यानी वो है हमारे बैक साइड पे। बैक साइड के लिए क्या टर्म यूज करते हैं साइंस में? डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस पे क्या है? वर्टिब्री। वेंट्रल यानी आगे, यानी नीचे, तो हमारे आगे की साइड में, नीचे की साइड में क्या है? स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। और लैटरली, यानी आप देखोगे, आप फील करो ऐसे अपने साइड में छू के, तो आपको रिब्स जो है फील हो रहे होंगे। तो ये जो लैटरली हैं ये क्या है? रिब्स यहाँ से कनेक्ट हैं। तो आपको NCERT में एक लाइन मिलेगा कि जो यहाँ पे थोरैसिस केज होता है, लंग्स इज सिचुएटेड बिटवीन डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लैटरली रिब्स
इस तरह से जो है एक एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रही तो उसको आप देखना, वहाँ पे ये जो है मेंशन है कि जो लंग्स होता है वो जो थोरेसिस केज में बंद होता है, तो वो जो है जो थोरेसिस केज है डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम होता है और लेटरल साइड में क्या होता है, रिब्स होता है। इस तरह का एक पॉइंट है, उसको समझाने के लिए यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। तो याद रखना थोरेसिस केज में डॉर्सल साइड पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड पे क्या है, स्टर्नम, लेटरल साइड में क्या है, रिब्स। तो वो लाइन अब आपको अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए क्लियर रहेगी, कभी रटना नहीं पड़ेगा। और नीचे क्या होता है हमारा डायफ्राम। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं रेस्पिरेशन। तो आपसे यहाँ पे ये जो है स्टेप पूछे जाते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये जो है स्टेप आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एयर हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाता है, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई, यानी इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। यानी सबसे पहले जो गैसेस का एक्सचेंज है वो किसके किसके बीच में होता है, एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई। अब देखो जब एल्वियोलाई के पास में आया तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर कहाँ पे आया, एल्वियोलाई में, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स में गैस क्या होगा, डिफ्यूज होगा, यानी सेकेंड स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे यहाँ पे देखो ये ब्लड वेसल्स में क्या होंगे, हमारे गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी थर्ड स्टेप क्या हो गया हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर जो गैसेस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुई हैं तो यहाँ पे सेकंड क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये हो गया थर्ड। फोर्थ क्या होगा, डिफ्यूजन टू टिश्यू। तो जो यहाँ पे हमारे जो ट्रांसपोर्ट हुआ तो ये जो है फोर्थ स्टेप क्या हो गया, ये जो है हमारे टिश्यू से डिफ्यूज कर गए, क्या हुए, टिश्यू से डिफ्यूज कर गए। और फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, जो O2 आया उसका यूटिलाइजेशन। तो फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूटिलाइजेशन। तो ये जो है 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, सबसे फर्स्ट स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई, सेकेंड स्टेप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, थर्ड स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फोर्थ स्टेप डिफ्यूजन टू टिश्यू। ये सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पे देखी कि क्या क्या स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और फिफ्थ स्टेप क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा जा सकता है रेस्पिरेशन का क्या स्टेप होता है, करेक्ट स्टेप जो है पूछ सकते हैं। तो वो यहाँ से ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमारे एल्वियोलाई में एक्सचेंज होगा, फिर जो है यहाँ पे एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन होगा, फिर वो जो ब्लड वेसल्स है वो हमारे गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगी, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, फिर जो है डिफ्यूज हो जाएगा हमारे टिश्यू से, और यानी हमारे टिश्यू के थ्रू वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 मैकेनिज्म होता है जो कि मैंने आपको बता भी दिया है, अब ये आपको इजीली समझ आएंगे। एक होता है इंस्पायरेशन यानी ब्रीद इन, एक होता है एक्सपायरेशन यानी ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन यानी सांस को अंदर मतलब एयर को अंदर लेना, ब्रीद आउट यानी सांस को बाहर छोड़ना, यानी एयर को बाहर छोड़ना। तो अब देखो जो इंस्पायरेशन है, जो एक्सपायरेशन है, ये हमको समझना है। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होगा और हमारे एल्वियोलाई में लो प्रेशर होगा। यानी इंस्पायरेशन में क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। होता तो दोनों में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, लेकिन इंस्पायरेशन में क्या है, यहाँ पे जो एयर है वो हमारे एल्वियोलाई में जाएगी, एल्वियोलाई में जाएगी, यहाँ पे एल्वियोलाई में आ रही है। तो एल्वियोलाई में क्या होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए और वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। यानी डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। इंट्रा मीन्स अंदर, पल्मोनरी मीन्स लंग्स के, वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम, यानी लंग्स के अंदर की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। और एक्सपायरेशन में क्या होगा,
यहाँ पे हमारा प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर हमारा एयर जो है मूवमेंट करता है। तो ये आपको समझ आया होगा। इंस्पायरेशन में क्या होगा, हमारे एल्वियोलाई में प्रेशर कम होगा, लेकिन एक्सपायरेशन में क्या होगा, हमारे एल्वियोलाई में प्रेशर ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तभी तो बाहर आएगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म। तो इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, यानी इंस्पायरेशन कब होगा। तो हमको क्या करना है, हमारा उद्देश्य यह है कि हम जो है एल्वियोलर प्रेशर को या फिर थोरेसिस प्रेशर को क्या कर ले जाएं, डिक्रीज कर ले जाएं। यानी हमको, हमारा एम क्या है, डिक्रीज एल्वियोलर और थोरेसिस प्रेशर, यानी एल्वियोलर या फिर थोरेसिस प्रेशर को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो अब हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो, बाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस केज, हम प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं, थोरेसिस केज के वॉल्यूम को बढ़ाकर। तो हम इसको कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। देखो, हमने क्या देखा था, रोल ऑफ डायफ्राम। सबसे पहले जब ये डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इस तरह से जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसके बीच में क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हम इसको बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियल वॉल्यूम, यानी एंटीरियो पोस्टीरियल वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जो हमारा प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। और यहाँ पे सेकेंड रोल किसका होता है, रोल ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स का, रोल ऑफ इंटरकॉस्टल मसल। तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल हैं, अब जैसे इनका मूवमेंट अगर ऊपर की साइड हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द इंटरकॉस्टल मसल्स विच मूव रिब्स एक्सटर्नली इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, या फिर इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स। अब थर्ड रोल किसका होता है, वो होता है रोल ऑफ स्टर्नम। क्या होता है, रोल ऑफ स्टर्नम। अगर स्टर्नम जो है बाहर की साइड मूव कर जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तीन ऐसे स्टेप हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और प्रेशर को घटा सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो यही पूछते हैं कि इंस्पायरेशन में क्या होता है। जैसे बोल देंगे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, मतलब यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व, इस तरह से मतलब कुछ भी देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, लेकिन अगर उनको गलत ऑप्शन बनाना है तो वो बोल देंगे कि इंस्पायरेशन में रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस तरह से मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और क्या होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। याद रखना, इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल या फिर इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स, ये इन्वॉल्व होता है। और जो स्टर्नम है वो जो है ऊपर की साइड में मूव करता है, यानी आउटवर्ड मूवमेंट होता है इसका। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन भी हम करेंगे तो आपको और भी ईजी ये समझ में आ जाएगा ईजिली। तो अब देखो मूवमेंट ऑफ स्टर्नम कैसे होता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के हेल्प से। स्टर्नो मीन्स स्टर्नम, क्लीडो मीन्स क्लेविकल, मास्टॉइड मीन्स मास्टॉइड प्रोसेस के थ्रू। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे स्टर्नम जब नीचे था तो इतना सा वॉल्यूम था, लेकिन जब ये उठ गया ऊपर तो इतना वॉल्यूम आ गया। तो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ये है स्टर्नम, ये स्टर्नम, ये वर्टिब्रल कॉलम। तो इस तरह से जब ये आउटवर्ड यानी एक्सटर्नली ये मूवमेंट करेगा तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, नॉर्मल इंस्पायरेशन तो इस तरह से होता है, लेकिन फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें क्या यूज होता है, रिक्वायर एटीपी। क्या यूज होता है, मतलब देखो, एक तो आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, नॉर्मल सांस ले रहे हो तो उसमें तो मतलब ये होता है, लेकिन अगर आप जो है ज़बरदस्ती जो है सांस को और अंदर भरो और अंदर भरो, जैसे हम कोई योग करते हैं तो वहाँ पे हम मतलब खूब ढेर सारा एयर अपने लंग्स में क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी ज़बरदस्ती इंस्पायरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ पे क्या यूज होती है, रिक्वायर एटीपी, यानी जो नॉर्मली होता है वहाँ पे उतना एटीपी नहीं लगता, लेकिन जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो यहाँ पे देखो, चाहे इंस्पायरेशन किसी भी तरह का हो, चाहे वो नॉर्मल हो
या फिर फोर्सफुल हो, जैसे आप सांस लेकर महसूस भी कर सकते हो। मतलब आपने नॉर्मली सांस लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, सांस को खूब तगड़ा अंदर भर रहे हैं, जैसे कि, तो दोनों में ही क्या होता है, एटीपी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, दोनों में ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से दोनों में ही एटीपी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो एक्सपायरेशन होता है उसमें अभी देखना, देखो नॉर्मल एज वेल एज फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी है, तो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। नॉर्मल एज वेल एज फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव और एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस बिकॉज इंस्पायरेशन इन्वॉल्व मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच रिक्वायर एटीपी, जिसमें जो है एटीपी की आवश्यकता होती है। अब देखो अगर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो डायफ्राम मसल्स थे, जो डायफ्राम मसल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और आप सोचो जब आप रिलैक्स होते हो तो आपको किसी तरह के मतलब एटीपी की आवश्यकता होती है, किसी तरह की एनर्जी की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। मतलब किसी भी तरह के एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। कब, जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं। आप देखो सांस को अंदर लो, चाहे फोर्सफुल लो चाहे नॉर्मल, आपको मतलब एक एनर्जी लगानी पड़ रही है, मतलब क्योंकि वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, लेकिन आप जो है सांस को आराम से बाहर छोड़ देते हो, यानी वहाँ पे जब जो मसल है डायफ्राम मसल वो रिलैक्स करती है, तो यहाँ पे किसी भी तरह के एटीपी की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से इसको हम पैसिव प्रोसेस बोल देते हैं। तो आगे देखो, नॉर्मल एक्सपायरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस because normal expiration involve relaxation of muscles which does not require ATP। अब यहाँ पे देखो, टू एडिशनल मसल्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन अपलिफ्टिंग ऑफ रिब्स। जो रिब्स होते हैं उनके ऊपर उठने में दो और मसल्स हेल्प करती हैं, एक को बोलते हैं हम स्केलिन, एक को बोलते हैं पेक्टोरैलिस। क्या बोलते हैं, स्केलिन एंड पेक्टोरैलिस। जो स्केलिन है वो अपलिफ्ट करती है फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स को, और जो पेक्टोरैलिस है ये अपलिफ्ट करती है थर्ड एंड फिफ्थ रिब को। तो ये जो स्केलिन और पेक्टोरैलिस है ये क्या करती है, थोरेसिस वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। जब थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मसल्स इन्वॉल्व इन अपलिफ्टिंग ऑफ रिब्स क्या क्या हो गया, एक्सटर्नल, इंटरकॉस्टल, स्केलिन एंड पेक्टोरैलिस। और एनसीईआरटी में देखो, फोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज इंक्रीज्ड बाय मसल्स इन एब्डोमेन। क्या है, मसल्स इन एब्डोमेन। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो ये लाइन जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो इंस्पायरेशन है, नॉर्मल इंस्पायरेशन में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्केलिन एंड पेक्टोरैलिस, ये सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको भी आप जो है याद रख सकते हैं। अब देखो एक्सपायरेशन में क्या है, सबसे पहले जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है ये कैसा होता है, पैसिव होता है, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। अब क्या करते हैं, जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, यानी जबरदस्ती जो है एयर को बाहर निकाल रहे हैं, जबरदस्ती एयर को बाहर निकाल रहे हैं, तो जब हम जबरदस्ती करेंगे किसी के साथ तो क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी ये कैसा होगा, एक्टिव हो जाएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसा होगा, एक्टिव। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसा होता है, पैसिव होता है। तो यहाँ पे देखो, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल थे वो क्या होंगे, इस तरह से अंदर आएंगे। तो अंदर आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो हवा है वो अंदर से बाहर जाएगी, यानी एक्सपायरेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसका फाइनल डायग्राम हो गया कि मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होता है। सबसे पहले ये तो मतलब नॉर्मली है, इस तरह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर मतलब ये डायग्राम इस तरह से आपको नॉर्मल इंस्पायरेशन को शो कर रहा है और ये जो है नॉर्मल एक्सपायरेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे डायफ्राम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। चलो अब इसको जो है हम
वेंटिलेशन से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी ये मैंने आपको बता ही दिया, चलो देख ही लो थोड़ा सा। क्या है वेंटिलेशन को ही क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या है नॉर्मल और फोर्सफुल, एक्सपायरेशन में क्या है नॉर्मल और फोर्सफुल। तो जो इंस्पायरेशन है ये कैसा होता है, एक्टिव होता है। जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन है वो एक्टिव होता है, यानी इंस्पायरेशन किसी भी तरह का हो वो कैसा होता है, एक्टिव। और जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है वो भी कैसा है, एक्टिव। लेकिन इसमें से जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है वो कैसा होता है, पैसिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी ओनली इन्वॉल्व रिलैक्सेशन। यहाँ पे क्या होता है, केवल रिलैक्सेशन होता है। इस वजह से किसी भी तरह के एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। अब इसको जो है इसके लेयर्स वगैरह लंग्स के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहीं पर जो है हम अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। आप अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।